नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अब हर किसी को रिजल्ट का इंतजार है। एक तरफ चुनाव के बाद से जहां कांग्रेस उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा लगातार कर रही है, तो वहीं बीजेपी भीतरघात से असहज नजर आ रही है। और तारीफ की बात तो यह है कि बीजेपी प्रत्याशी द्वारा लगाए गए भीतरघात के आरोप सुनकर भी बीजेपी आज तक चुप है। अब तक बीजेपी ने किसी के खिलाफ ना तो कदम उठाया और ना ही पार्टी स्तर से जांच की, बल्कि नेता ये जरूर कह रहे हैं कि अगर पार्टी में किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी बात पार्टी फोरम में रखे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का तो ये भी कहना है कि मीडिया मजे लेने के लिए बीजेपी में भीतरघात दिखा रहा है। यानी मतलब बिल्कुल साफ है कि बीजेपी उम्मीदवार खुद सोशल मीडिया पर भीतरघात वाली वीडियो डालकर पार्टी की फजीहत कराने में लगे हैं और उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आरोप मीडिया पर लगा रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में भीतरघात ये उनका निजी मामला है, लेकिन खुलकर लग रहे आरोपों पर बीजेपी किरकिरी के डर से कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं अपने पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फक्र करता हूँ अपनी पार्टी पर, संगठन पर, अपने नेतृत्व पर कि उन्होंने लक्सर सीट पर मुझे फिर से भरोसा जताया। मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ अपने नेतृत्व को। लेकिन जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए। तब हमारे जैसे कार्यकर्ता सुरक्षित रह सकेंगे इस पार्टी में। मैं हाथ जोड़कर, सी झुकाकर अपने नेतृत्व से मांग करता हूं कि उसे तत्काल पार्टी से निकाला जाए। बहुत धन्यवाद। दो तीन विधायक सब बोल रहे हैं। ये जो इस तरह की बातें हैं, मैं समझता हूँ कि इन बातों का अभी कोई न वक्त है और न कोई इनका इस समय कोई महत्व रह गया है। और इसलिए इस तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको कोई बात कहनी है तो पार्टी फोरम पर कहनी चाहिए, क्योंकि ये बातें सब इस समय अर्थहीन है। और इस तरह की बातें करना, कैसे प्रसंग आया या इसको ट्विस्ट किया गया, कई बार आप लोग भी तो मजे लेने के लिए सब कुछ करते हैं। ये सब कुछ तो हो सकता है कि मीडिया आनंद लेने के लिए सब कुछ कर रहा हो। आजकल मीडिया के पास भी थोड़ा काम कम है। सर, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है परिणाम का इंतजार हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कई विधायक चिंता कर रहे हैं कि कुछ भीतरघात हो गया, कुछ नुकसान हो गया, इसे आप कैसे जो सब विधायकों को या किसी भी प्रत्याशी को अगर कोई ऐसी शिकायत है, पार्टी फोरम पर लिख के दे तो उसकी सबकी जांच होगी। देखिए, आपसी भीतरघात भाजपा का अपना निजी मामला है, लेकिन जिस तरह से मतदान के बाद यमुनोत्री के विधायक केदार सिंह रावत ने और डीडीहार से विधायक और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने आपसी भीतरघात के आरोप लगाए हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि लक्सर से विधायक संजय गुप्ता ने अपने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का नाम लेकर व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं। बावजूद इसके किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं देखी गई है, जो इस बात की गवाही देती है कि शायद इन सब आरोपों में सच्चाई है, वरना कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती। अब भाजपा खुद जाने कि वो मदन कौशिक के खिलाफ साजिश रची जा रही है या भाजपा आपसी किरकिरी से बचने के लिए खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके सोशल मीडिया पर आजकल हम देख रहे हैं कि एक पुराने नेता की मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो और कई बड़े नेताओं उनकी याद आ रही है, और वो नेता जिनका उनके केंद्रीय हाईकमान ने भाजपा ने तिरस्कार कर दिया था और चुनाव भी अगर लड़ा गया है
तो 5 महीने के मुख्यमंत्री और सिर्फ उसकी योजनाओं के नाम पर भाजपा ने लड़ा। अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी, अपने आप को सबसे ज्यादा अनुशासन प्रिय पार्टी कहने वाली बीजेपी, जिस तरीके से अपने विधायक प्रत्याशियों ने जो भीतरघात के आरोप लगाए हैं उन आरोपों पर चुप है, अपने आप में साफ जाहिर होता है कि दाल में कहीं कुछ काला है। चाहे वो गहतोड़ी जी हों, चीमा जी हों, चाहे संजय गुप्ता जी हों, जिन्होंने मदन कौशिक जी के ऊपर खुलेआम आरोप लगाए, मीडिया के सामने आकर ही मेरे साथ भीतरघात हो रही है, और इसी क्रम में कम से कम 10 से ज्यादा विधायक प्रत्याशियों ने ये आरोप लगाए हैं, लेकिन हाईकमान जो है वो चुप है। मदन कौशिक जी जो कि खुद प्रदेश अध्यक्ष है, उनके ऊपर लगे हुए आरोप पर हाईकमान चुप है। कहीं ना कहीं साफ पता चलता है कि दाल में कुछ काला है, और कहीं ना कहीं पार्टी को ये अंदेशा है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी। और चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सूरज सिंह नेगी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, और संजीव वर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। थोड़ी ही देर में दीपक पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। पहले आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संजीव वर्मा जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। सर, ये क्या बात हुई? आपके प्रत्याशी, आपके सिटिंग विधायक सोशल मीडिया पर अपना वीडियो अपलोड करते हैं, भीतरघात का आरोप लगाते हैं, और त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि मीडिया मजे लेने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। मीडिया को कहां से ये सारी चीजें पता लगती हैं सर? पल्लवी जी देखिए, पहली बात तो मैं आपको सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य है, और जिस तरह की ये चंडू खाने की बातें उड़ाई जा रही हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई दम नहीं है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर बागी की भूमिका निभा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के उसमें जितने भी लोग एक तरह से दोषी समझ रही थी पार्टी, उन सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर एक लगातार हम पहले से बोलते आए थे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जबरदस्त गुटबाजी है, और जबरदस्त गुटबाजी के चलते आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कभी कहते थे मेरे को मगरमच्छों ने घेर लिया है, कभी कहते थे जनवरी में मैं अपने घर बैठूंगा, कभी बोलते थे कि या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या घर बैठूंगा। इस तरह के लगातार कुछ न कुछ एक नई से नई बयानबाजी लगातार करते रहे, और अभी पिछले कुछ समय से लगातार उन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ दिया कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, और उसके बाद उन्होंने पोस्टल बैलेट के ऊपर सवाल उठा दिए। ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है सर। मैंने सवाल आपसे ये पूछा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया को क्यों फालतू में बीच में घसीट रहे हैं सर? क्या मीडिया ने ये वीडियो अपलोड किया था? जिसने वीडियो अपलोड किया उसके बारे में बोलिए ना। आप क्यों कांग्रेस पार्टी को इस समय कोसने का काम कर रहे हैं? आप त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर प्रतिक्रिया दीजिए। क्या आप सहमत हैं उनके बयान से, जो वो कह रहे हैं कि मीडिया मजे लेने के लिए भीतरघात की बातें फैला रहा है? पल्लवी जी देखिए, पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई भीतरघात नहीं है। पार्टी हम पूरी एकजुट होकर हम चुनाव में गए हैं, और हमारा जो हम 60+ के ध्येय लेकर हम चुनाव मैदान में गए थे, हम उसको पूरे अच्छे से अचीव करने जा रहे हैं। 10 तारीख आने दीजिए, 10 तारीख में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और जिस तरह से आप ये जो सारी बातें हैं, ये कांग्रेस अपनी जो बौखलाहट है उसको छुपाने के लिए इस तरह की बातें मीडिया के अंदर सर्कुलेट करने का काम कर रही है। और कभी वो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते हैं, कभी पोस्टल बैलेट के ऊपर सवाल उठाते हैं। ना उनको पुलिस पे भरोसा है, ना उनको सेना पर भरोसा है, ना उनको दिव्यांगों पर भरोसा है, ना उनको ओल्ड एज जो हमारे वयोवृद्ध लोग हैं उनके ऊपर भरोसा है। मैं कभी वो चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाने लग जाते हैं, कभी वो न्यायपालिका पे सवाल उठाने लग जाते हैं। आप बताइए तो आपका जितनी संवैधानिक बॉडीज हैं देश भर की, आपका कांग्रेस का किसी के ऊपर विश्वास
है भी या नहीं। चलिए सूरज सिंह नेगी जी, आपका किसी पर विश्वास है भी या नहीं, और उसके अलावा मुझे ये भी जानना है कि चीमा साहब, संजय गुप्ता, गहतोड़ी साहब, ये सब आपकी पार्टी के लोग हैं क्या? आपके कहने पर उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया था जो आरोप आप पर लगा रहे हैं इस समय संजीव वर्मा जी की, आपके कहने पर ये सारी चीजें हो रही हैं? हेलो, आवाज मिल रही है सूरज जी आपको? जी जी सवाल सुना सर आपने मेरा, या मुझे रिपीट करना है? सवाल रिपीट करो आप। सूरज सिंह नेगी जी, मेरा सवाल ये है कि पहला तो संजीव वर्मा जी ये कह रहे हैं कि अभी मीडिया में जो कुछ भी बीजेपी के अंदर भीतर घात की बातें चल रही हैं वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाई जा रही हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, चीमा जी, गहतोड़ी जी, संजय गुप्ता जी, ये सब आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं क्या? क्या ये सारी चीजें जो की हैं वो कांग्रेस पार्टी के कहने पर की हैं? देखिए पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश है, क्योंकि 5 साल में इन्होंने मुख्यमंत्री 3 मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कुछ नहीं किया, और अंतिम समय में भी इनके यहाँ सिर्फ फुटबॉल आंतरिक इतनी भयंकर है कि एक दूसरे को हराने का इन लोगों ने काम किया। इनके यहाँ जिस युवा मुख्यमंत्री की बात की जा रही थी, जो कि आपने देखा होगा कि उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, पुलिस के सामने नोट बांट रहे हैं, और इन्होंने धनबल का प्रयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके जितना किया जा सकता था उतना ये दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का। परंतु उसके बावजूद भी अब ये जो है इनका अपना परिवार इनसे संभल नहीं रहा है, और कांग्रेस पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने की ये बात करते हैं। चुनाव के तुरंत बाद जो है नक्सल से जो विधायक हैं संजय गुप्ता जी, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पर जो है उनके खिलाफ साजिश करने का, भीतरघात करने का आरोप लगाया है। ये बहुत चिंताजनक है, और उनके द्वारा जो शुरुआत की गई थी वो शुरुआत बढ़ते बढ़ते यमुनोत्री में चली गई। वहाँ केदार सिंह रावत जी कहते हैं कि मेरे खिलाफ जो है षड्यंत्र हुआ है, भीतरघात हुआ है। वरिष्ठ नेता बिशन सिंह सुसाल जी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ जो है भीतरघात हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनको शर्म तो आती नहीं। ये अपने नेताओं की बात सुनने के बजाय, उनका समाधान करने के बजाय कांग्रेस पर दोषारोपण करते हैं कि कांग्रेस कर रही है। अरे भाई, कांग्रेस उनके घर पे गई है कि आप मदन कौशिक जी के खिलाफ बोलिए, उन्होंने जो भीतरघात किया, या मदन कौशिक जी के पास गई थी कांग्रेस की आप जो है संजय गुप्ता जी के खिलाफ जो है भीतरघात करिए, उनको हराने का काम करिए। तो ये दरअसल क्या है, इनके हताशा और निराशा है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने इतनी गुटबाजी है, इतना ये 5 साल। संजीव वर्मा जी पूछ रहे हैं कि आपको देश की किसी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है, चुनाव नतीजे आए नहीं कि कांग्रेस इस समय राग अलापना शुरू कर रही है ईवीएम को हैक करने का, तो क्या वाकई में ऐसा है कि किसी पर भी विश्वास आपको नहीं रहा? नहीं, देखिए जो पोस्टल बैलेटों का मामला है, हमने कहा है उसको कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि वो केवल एक प्रत्याशी के रूप में उनको ये जानने का अधिकार है कि उनकी विधानसभा पोस्टल बैलेट है, और ये जब तक चुनाव आयोग को जो है ये स्थिति क्लियर करनी चाहिए, प्रशासन को ये स्थिति क्लियर करनी चाहिए कि किस विधानसभा में कितने पोस्टल बैलेट हैं, और जो 80 साल के ऊपर के जो वोटर हैं और जो दिव्यांग वोटर हैं वो कितने हैं, और उनको जो है उनके वोट दिलाने का काम कैसे कैसे किया जा रहा है, ये प्रत्याशी की जानकारी में होना चाहिए। तो पारदर्शी व्यवस्था के लिए ये जरूरी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी जो है, आपने देखा होगा पिछले 7 सालों में देश की संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से जो है मान मर्दन करने का काम किया गया, उनको कठपुतली बनाने का काम जो किया गया, तो इससे निश्चित तौर पर शंकाएं बलवती होती है। और अगर आप पारदर्शी व्यवस्था अपनाते हैं तो किसी को कोई कठिनाई नहीं है। तो इसलिए जो है हर प्रत्याशी का, हर पार्टी का ये जानने का अधिकार है कि पारदर्शिता क्या है और सबके सामने होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब तो आप चुनाव आयोग से भी शिकायत कर आए हैं सर। पोस्टल बैलेट का जो मसला कांग्रेस पार्टी उठा रही है, आपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर ली, शिकायत दर्ज कराई, तो अब आपको विश्वास है ना कि उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो चुनाव आयोग करेगा, इतना तो विश्वास रखती है ना आपकी पार्टी?
नहीं बिल्कुल रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं। ठीक है संजीव वर्मा जी, आप जो कह रहे थे कि कांग्रेस ने मीडिया के अंदर ये सारी बातें फैलाई, तो अब ये बहुत बड़ी बात सूरज जी कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस गई थी मदन कौशिक के पास ये कहने कि संजय गुप्ता के खिलाफ आप भीतर घात करो? पल्लवी जी देखिए, कांग्रेस लगातार जनता के बीच एक भ्रम फैलाने का काम करती है और पूरा चुनाव इन्होंने एक नेगेटिविटी के ऊपर चुनाव लड़ा। इनके पास ना कोई विकास के रोड मैप थे, ना विकास इन लोगों ने किया। खैर 14 तारीख को चुनाव संपन्न हो चुका है अब, लेकिन मैं इस बात को दोहराना एक जरूरी समझ रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से नेगेटिविटी के ऊपर चुनाव लड़ी, पूरा भ्रम फैलाने का इन लोगों ने काम किया, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने इनके भ्रम में अपना विश्वास नहीं जताया और वो जान चुकी कि कांग्रेस जो भी बोलती है मात्र झूठ और झूठ के अलावा कुछ भी बोलती नहीं है। और जैसा कि आपके कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत जी, जिन्होंने हरीश रावत जी के ऊपर सीधा एक गंभीर आरोप लगाया, तो उन्होंने कहा मैंने 5 साल तक जिस खेती को सींचा और हरीश रावत उसको अपना बुलडोजर लेकर उसको उजाड़ने चले आए और हरीश रावत जी लगातार अपने ही लोगों को हराने का काम कर रहे हैं। जितने प्रीतम सिंह जी के लोग हैं उनको हराने का काम कर रहे हैं। प्रीतम सिंह जी हरीश रावत जी के लोगों को हराने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर जो उठापटक है, जो जानकारी आप साझा कर रहे हैं सर, इसका क्या आपके पास सबूत है और क्या इस तरह की कोई भी बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने की है? ये तो आपकी पार्टी के नेता सामने आकर बोल पड़े, इनके पार्टी के नेताओं ने इस तरह की बयानबाजी तो नहीं की ना कि प्रीतम सिंह ने किसे हराने की कोशिश की और प्रीतम सिंह को किसने हराने की कोशिश की। आप अगर 2012 का चुनाव देखते हैं तो सहसपुर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय जी चुनाव लड़ रहे थे और उस समय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे और किशोर उपाध्याय जी ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सीधा आरोप लगाया था कि आपने मेरे को चुनाव हराने का आपने षड्यंत्र रचा है और इस पूरे जो प्रकरण में जो आर्यन इस समय आपके सहसपुर से प्रत्याशी हैं, उनको एक दूसरे गुट का प्राश्रय था पूरा। तो एक तरह से ये बिल्कुल साफ हम जो बोलते हैं एक आधार के साथ बात कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर जबरदस्त गुटबाजी सर। आपकी पार्टी कांग्रेस में ही हो गई है लग रहा है संजीव वर्मा जी। और लीजिए 2016 में इनके यहाँ से नेता, अब देखिए जो इनकी पार्टी करती थी अब वो आपकी पार्टी में होने लगा है। कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस युक्त होती जा रही है क्या बीजेपी? चलिए जल्दी बात रखिए सर, दीपक जी का भी मुझे रिएक्शन लेना है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि 70 सालों में आपने देश का बंटाधार करके रख दिया। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि 1,75,000 करोड़ का 2G घोटाला कांग्रेस की सरकारों में हुआ। और जो 22,000 करोड़ लेके लोग भाग गए। चलिए ठीक है दीपक जी आप ही के पास आ रही हूँ मैं। चलिए सूरज जी, संजीव जी, एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे। दीपक जी का रिएक्शन ले लेते हैं। दीपक पांडे जी, बड़ी तू मैं की स्थिति हो रखी है इस समय उत्तराखंड में। अब बड़ी बात यह है कि किसी को सब्र नहीं हो रहा है कि 10 तारीख तक का इंतजार कर लें, पहले चुनावी नतीजे आ जाएं, उसके बाद इस तरह की बयानबाजी शुरू की जाए। एएनबी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये दोनों पार्टियां मैं तो देखता हूँ चिल्लमबाजियां करती रहती हैं, हर समय लड़ती रहती हैं, जिसका मैंने देखा कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बहुत असर पड़ रहा है। अब ये दूसरे के ऊपर इतनी उंगलियां उठाते हैं कि चीटा सस्ती करते हैं, जबकि अब देखिए चुप ही नहीं होंगे। देखिए ये पता नहीं। एक सेकंड दीपक जी 1 मिनट रुकिएगा। संजीव वर्मा जी हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़े हैं ना सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक रिएक्शन हम दीपक जी का ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगी। संजीव जी एक एक करके बात करेंगे तो अच्छी बातें निकलेंगी और दर्शकों को भी समझ में आएंगी। बताइए दीपक पांडे जी। बिल्कुल, देखिए दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं एक दूसरे पर विश्वास नहीं करती और हमें न्यायपालिका पे और कहीं ना कहीं जो पूरा तंत्र है हमारा
जो हमारे इलेक्शन कैंपेन जो करवाते हैं सारे, इन सब पे हमें पूरा विश्वास है। अब लेकिन इन लोगों का आपस में इसलिए विश्वास नहीं है, अगर इन्हीं की बात करें, बीजेपी जब पूरे राज्य में जीती तो तब कांग्रेस वाले लोगों ने उस टाइम वो नहीं करा, लेकिन अब जब कांग्रेस जहां जहां जीती तो वहां ये कहते हैं कि वहां पे बीजेपी वाले कहीं ना कहीं ईवीएम का रोना रोने लग जाते हैं ये पे। अब इनको फिर से लगने लग गया कि ईवीएम वाला बेटा, हमारे भी तो दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, हमने तो निकाह ईवीएम के ऊपर उंगली उठाई। हाँ, हमने ये जरूर कहा, अगर कहीं कोई शिकायत मिल रही है, कोई कुछ है, तो आप उसकी कंप्लेन कीजिए बिल्कुल उस चीज पे। चुनाव आयोग है उससे बात सुनने के लिए। लेकिन आप पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ता तैनात किए हुए हैं ना इस समय, दीपक पांडे जी। अगर आपको ईवीएम पर इतना भरोसा है तो वो कार्यकर्ता वहां क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारे कोई कार्यकर्ता वहां तैनात नहीं। एक दो बार आदमी वहां जा रहा है, नया नया चुनाव है हमारे वहां पे, हमारे भी कार्यकर्ताओं को एक गुस्सा है कि जाके देख रहे हैं क्या चीज है, लेकिन इनकी तरह नहीं जो छीटाकसी कर रहे हैं। किसी ने हमारे ऊपर ईवीएम के ऊपर अभी तक कटाक्ष नहीं करा है। ये लोग आपस में एक दूसरे में लड़ रहे हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन जो हमारे साथी हैं ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की लिस्ट देनी चाहिए थी। वो बात सही है कि चुनाव आयोग को सभी दलों को कहीं ना कहीं लिस्ट देनी चाहिए थी कि कितने विकलांग साथी हैं, कितने हमारे बुजुर्ग साथी हैं जो 80 साल से ऊपर हैं, कितने हमारे अधिकारी लोग रह गए हैं जो वोट से वंचित रह गए हैं कहीं ना कहीं। तो वो चीजें लिस्ट जारी होनी चाहिए जिससे ताकि सबको एक दूसरे के ऊपर हम उंगली ना उठा सके, कटाक्ष ना कर सके। ये राजनीतिक ब्यारे हैं, एक दूसरे पे करते रहेंगे ये लोग। अगर इतना ध्यान ये लोग केवल काम पे दे लेते ना, हमारा उत्तराखंड का पूरा देश सुधर जाता। लेकिन इनको काम नहीं करना है, कहीं ना कहीं छीटाकशी करनी है एक दूसरे पर। मैं तो इनकी पूरी डिबेट में ये काम के बारे में, मैंने आज तक इतनी डिबेट आप लोगों के साथ बैठा हूँ, इतने चैनल पे बैठता हूँ मैंने कभी ये नहीं सुना कि आज ये काम हुआ कि आज हम इस काम पे कर रहे हैं। हर समय कांग्रेस ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो, ये लोग लड़ते हैं, मैंने हर समय देखा इनके ऊपर, और मैं इनके ऊपर कभी कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता इनके ऊपर, और मैं इनके ऊपर कभी कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि हमें अपने काम करने हैं। आज हम जहां भी होंगे, जनता हम उससे आगे की सीढ़ी तय करेंगे, हम उससे ऊपर की मंजिल तय करेंगे, हम और काम करेंगे। हारने का मतलब ये नहीं है, या जीतने का मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया है। हमें अपने आप को हर दिन प्रतिदिन जीतना है, तो भी अपने आप को प्रमाणित करना, और हारना है, अगर कोई हम हार गए किसी चीज में तो उसके बाद में विपक्ष की भूमिका में प्रमाणित करना है अपने आप को। ये लोग ऐसे लड़ते हैं जैसे जुड़े हैं दीपक पांडे जी, तो आप कह रहे हैं कि आपको पूरा विश्वास है किसी तरीके से कोई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होगी, आप उत्साह की वजह से आपके कार्यकर्ता बीच बीच में जा रहे हैं। लेकिन आपकी ही पार्टी की प्रवक्ता जो अक्सर हमारे साथ चर्चा में शामिल होती है, वो बार बार कह चुकी हैं कि हाँ, हमें बीजेपी पर भरोसा नहीं है, और 2 प्रवक्ता ये बात बोल चुकी हैं कि हमें बीजेपी पर भरोसा नहीं है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। मैंने कहा कि मुझे चुनाव आयोग वालों पे मेरे को कोई शंका मैं नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी वाले की बात है कि बीजेपी के लोग बीजेपी ने काम ऐसे करते हैं, इनकी नीति पे लोग सवाल उठाते हैं। अब मैं ये तोड़ूंगा कि बीजेपी के सारे खराब हैं। अब ऐसे कल आप कहते हैं कोई आम आदमी पार्टी में किसी एक आदमी ने गलत काम कर दिया, पूरी आम आदमी पार्टी खराब है, ऐसा नहीं होता मैडम। तो ये कोई अगर घर का एक सदस्य खराब है इसका मतलब नहीं पूरा उसका कुनबा है, पूरा खानदान खराब है। कोई एक आदमी से कोई चीज गलती होती है, ये करता है, कोई जानबूझ के करता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि बीजेपी ने कई बार ऐसे काम करे हैं जिससे लोग उनपे शक करते हैं, शंका करते हैं। लेकिन अब मैं बार बार इन्हीं के ऊपर शक करता रहूं, मैं भी तो कोई काम नहीं कर पाऊंगा कभी, मुझे तो नहीं लग रहा है। अगर मैं बीजेपी के ऊपर रोना रोता रहूंगा, मैं कांग्रेस के ऊपर रोना रोता रहूंगा, हम कहेंगे आम आदमी पार्टी इतनी सीटें नहीं लेके पाई, कहीं ना कहीं हमसे कोई कमी रह गई होगी। जनता ने भी हो सकता है हमें स्वीकार ना करा हो, हम उसके लिए और प्रयत्न करेंगे और अच्छा काम करेंगे। लेकिन बार बार एक दूसरे के ऊपर रोना कटाक्ष करना कब तक चलेगा, मेरी समझ में नहीं आता है। संजीव वर्मा जी बताइए सर, कब तक चलेगा ये? पल्लवी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जबरदस्त उत्साह था, और हम निश्चित तौर पे पुनर्सत्ता में वापसी कर रहे हैं। दूसरी ओर आप देखिएगा, कांग्रेस पार्टी लगातार, इन्होंने पहले ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए, उसके बाद ये पोस्टल बैलेट के ऊपर सवाल उठाने लगे, उसके ऊपर ये सेना के ऊपर सवाल उठाने लगे, उसके ऊपर ये पुलिस के ऊपर सवाल उठाने लगे। मैंने पहले भी कहा, भाई किसी के ऊपर तो विश्वास व्यक्त रखो अपना, किसी के ऊपर तो विश्वास करो कि सभी लोग गलत हैं, एक कांग्रेस पार्टी ठीक है। और देखिए जिस तरह से ये लोग सवाल उठा रहे हैं, सीधा सीधा उससे प्रतीत हो रहा है कांग्रेस बहुत भारी अंतर से चुनाव हारने जा रही है, और अपनी हार का ठीकरा कि अपने बड़े नेताओं को बचाने के लिए ये ईवीएम के ऊपर और पोस्टल बैलेट के ऊपर ये इसका ठीकरा फोड़ना चाहती है। कांग्रेस मान चुकी है कि कांग्रेस जबरदस्त अंतर से हारने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, तो अपनी बौखलाहट इस तरह से एक जग जाहिर कर रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है।
सर मुझे ये बताइए कि हार की बात आप कर रहे हैं, तो हार का डर तो आपके प्रत्याशियों को सता रहा है, इसलिए तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं जानना चाहती हूँ सर कि जो आरोप मदन कौशिक पर लगे, उन आरोपों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, या किसी भी चीज पर क्या कार्रवाई हुई जो भी भीतरघात की चीजें आ रही हैं आपके यहाँ से सामने? पल्लवी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज है और भारतीय जनता पार्टी ने अब पूरी तरह से एक जिस तरह से हमारे जितने भी नेता हैं वो आपस में मिल बैठकर आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं और आगे हमने सरकार किस तरह से और बेटर उसका और बेटरमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस बात को लेके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, हम लोग पोस्टल बैलेट के ऊपर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं। हमको संवैधानिक जितनी भी बॉडीज हैं, हमको उन पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, वो निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रही हैं और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हर तरह का काम हो रहा है। सवाल केवल वही लोग उठाते हैं जिन लोगों को अपनी नैया डोलती हुई दिखती है, अपना जहाज डूबता हुआ दिखता है। हमारा जहाज तैरने वाला है और हमने जैसा पहले भी आपको बोला है, हम एक बड़े बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत। चलिए मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ, वैसे मुझे अन्य दोनों मेहमानों का भी रुख करना है, लेकिन मैं फिर से सवाल दोहरा देती हूँ। भीतरघात के जो आरोप लगे वो आपके ही प्रत्याशियों ने लगाए, अब ऐसे में अब तक पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? मदन कौशिक से आप जब सवाल करेंगे तब वो कह देंगे कि लिखित हमें दे दीजिए शिकायत, हम जांच करवा लेंगे। अरे कुछ तो की गई होगी ना सर कार्रवाई, इतनी अनुशासन वाली पार्टी बनती है आपकी, तो अब तक इन आरोपों पर क्या कार्रवाई हुई ये बताइए ना। पल्लवी जी देखिए, जो भी शिकायतें पार्टी के अंदर किसी भी स्तर पे आई हैं, उन पार्टियों का हमारा वरिष्ठ नेतृत्व पूरा संज्ञान ले रहा है और उनके ऊपर एक जो भी जांच है वो जांच चल रही है और किसी भी प्रकार का अनुशासनहीनता पार्टी के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाती। हमारी पार्टी के अंदर जितने भी लोग विगत चुनाव के अंदर एक बागी की भूमिका में रहे, हम लोगों ने उन सभी को बाहर का रास्ता दिखाया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने उनको पुचकारने और फुसलाने का काम किया। उन लोगों को अपने जो बागी थे इनको ये डर सता रहा था कि हम इनके साथ कोई बड़ी कार्यवाही कर दें तो ये लोग हमारा पूरा खेल ही खराब कर देंगे। तो उनको एक पदों के लॉलीपॉप देने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत अपना स्टैंड कायम करते हुए जितने भी बागी उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। सर आप सुनिए मेरी बात, आप जिनको कह रहे हैं ना कि बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया, उनमें से बस एक ही को बाहर का रास्ता आपने दिखाया, बाकी खुद चले गए कांग्रेस पार्टी में, जहां से आए थे वहीं वो वापस चले गए हैं। तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, हमारे यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है सर, कुछ भी नहीं हो रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज ही का बयान है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि इस तरह की कोई भी बात है ही नहीं और मीडिया फालतू में बात फैला रहा है, और आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि हम इन आरोपों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या त्रिवेंद्र सिंह रावत झूठ बोल रहे हैं। अब वो आप डिसाइड करके बता दीजिएगा कि कौन बोल रहा है। सूरज सिंह नेगी जी, मैं आऊंगी सर, अन्य दोनों मेहमानों का भी मुझे रुक करना है। सूरज सिंह नेगी जी, आप लोगों को किस चीज पर विश्वास है सर? अन्य राज्यों में भी चुनाव होते हैं, वहां पर अगर बीजेपी हार जाती है तो क्या वहां पर उनके बस की नहीं होती ईवीएम हैक करना? एक सेकेंड, सूरज सिंह नेगी जी का जवाब ले लेते ना संजीव जी, एक एक करके बात कर लेंगे। सूरज जी आवाज मिल रही है आपको? जी बताइए सर, कौन सा डर सता रहा है आपकी पार्टी को कि अभी से ईवीएम का रोना शुरू कर दिया आपने? नहीं देखिए, हमने ईवीएम का रोना नहीं रोया। हमारा कहना यह है कि जो पोस्टल बैलेट का मामला है उसमें गड़बड़ी हो रही है, और देखो हर प्रत्याशी को ये जानने का अधिकार है कि उसके यहाँ पर कितने पोस्टल बैलेट है और क्या उसकी अद्यतन स्थिति है वो, और 80 साल की उम्र से ऊपर के जो मतदाता हैं और जो दिव्यांग मतदाता हैं वो किस विधानसभा में कितने हैं और उनके वोट डलवाने की प्रक्रिया क्या है वो पारदर्शी होनी चाहिए। ये हमने चुनाव आयोग को भी शिकायत की है। अब दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने सारे कुकर्मों को
अपने सारे पापों को दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सूरज सिंह जी जनरल विपिन रावत को गली का गुंडा बोलेंगे तो जनरल विपिन रावत को गली का गुंडा बोलेंगे, सेना के जवानों को आतंकवादी बोलेंगे, बलात्कारी बोलेंगे। सर आज का मुद्दा भीतरघात है सर, आज का मुद्दा भीतरघात है सर, मुझे राष्ट्रवाद पर इस टॉपिक को नहीं लेकर जाना। आप लोगों को दिखाई देने लगा है, आप लोगों को दिखाई देने लगा है। सेना का वोट कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, पुलिस का वोट कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, और विकलांगों का और जितना हमारा सीनियर सिटीजन है उनका वोट कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। अब तो आप लोग बौखला गए आप लोग पूरी तरह से बौखला गए। एक एक करके बात कर लेते हैं। संजीव वर्मा जी, कौन बौखला गया दिख रहा है सर? समझाइए संजय गुप्ता को जाकर, समझाइए गैतोड़ी को जाकर। आप यहाँ बैठकर विपक्ष के नेताओं को बोल रहे हैं सर, जो नेता आपके बार बार वीडियो वायरल कर रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे आप? अभी तो दाएं बाएं की बात करते थे, अभी फिलहाल में आप लोगों ने। सूरज सिंह नेगी जी बताइए सर। इनको बीमारी हो गई है, कोई भी परेशानी इनकी पार्टी में होती है ये सीधा कांग्रेस की तरफ को चले जाते हैं। अरे अपनी पार्टी का जवाब दीजिए। हमने मदन कौशिक जी के आरोप के ऊपर हमने आरोप लगाया, मीडिया ने आरोप लगाया, इनके विधायक संजय गुप्ता जी आरोप लगा रहे हैं। उन आरोपों का जवाब देने के बजाय इनको शर्म आनी चाहिए कि ये तुम्हारे घर का मामला है, तुम अपना निपटाइए। अब कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस बदनाम कर रही है कांग्रेस के। अरे कांग्रेस गई थी मीडिया में बात करने, या कांग्रेस ने कहा कि हमने किया या मदन कौशिक जी ने संजय गुप्ता जी के खिलाफ जो है काम किया, कांग्रेस ने आरोप लगाया है। अरे तुम्हारे विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और उसका दोषारोपण कांग्रेस के ऊपर करते हो, ये कौन सी बात हुई? 2012 का उदाहरण लिया है सर, 2012 का किशोर उपाध्याय का उदाहरण वो लाकर रख दिए सामने, यानी कि उत्तराखंड की राजनीति में तो ये चला आ रहा है। सुन लीजिए, मैंने इनको कहा कि 2017 में अगर हमारे लोगों ने आरोप लगाया तो वर्मा जी को इसकी संजीदगी समझनी चाहिए कि हमारे लोगों ने माना आरोप लगाया तो हमारी क्या गति हुई 2017 में। अब इनके लगा रहे हैं तो इनकी गति भी वही होने जा रही है। ये भी जो है दहाई के आंकड़े तक पहुंचना जो है इनका मुश्किल हो जाएगा। चलिए दीपक पांडे जी। जी सर दीपक पांडे जी, अभी ये इस तरह की खबर मिल रही है कि मदन कौशिक पहले निशंक से मिले, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत से उन्होंने मुलाकात की, तो ये किस तरह की हलचल मानी जाए? सियासी मायने क्या इन मुलाकातों को निकाले जाएं? कोई बड़ी कार्रवाई मदन कौशिक पर हो सकती है? नहीं, बिल्कुल। एक तो यह है कि मदन कौशिक के अपने लोग कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे हैं इनके खिलाफ, और इतना महत्वपूर्ण अभी चुनाव इन लोगों ने लड़ा है और इसका अभी कहीं ना कहीं अभी निर्णय नहीं आया है। ये लोग इस तरह से अपने नेताओं पे कटाक्ष कर रहे हैं, चाहे वो कैलाश गहलोत जी हों लोहाघाट से, चाहे चीमा जी हैं हमारे यहाँ से आपके काशीपुर से, चाहे हमारे ये क्या नाम है संजय गुप्ता जी हैं लखतर से। इनका कोई आदमी ऐसा है जो इनको छोड़ रहा है। इनके खुद गृह मंत्री, तो मैं देख रहा था अभी यूपी में कहीं वो सुने थे 12 के बाद इंटर करने के बाद लैपटॉप बांटेंगे। अभी अपने तो खुद ऐसे ऐसे बयान देते हैं, दूसरों के अगर एक कोई मुद्दा इनको जरा सा मिल जाए तो ये राय का पहाड़ बना देते हैं, किसी आदमी से बन जाता है। हम तो इस बात को लेके नहीं चल रहे, इनकी तो इस बात पे डिबेट हो जाती है कि इस बंदे ने ऐसा कहा कैसे दिया किसी बात को लेके, कि बीजेपी वाले ने ऐसे कैसे कह दिया, हरीश रावत ने ये कैसे कह दिया कि भाई मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो घर बैठूंगा। लेकिन अपने बारे में ये नहीं बताएंगे कि हमने 2 करोड़ लोगों का रोजगार जो देने का वादा करा था, हम उस पर कहां तक पहुंचे, कितनी सफलता मिली है। ये दूसरे की आरटीआई डालते हैं, लेकिन इसमें बात पे अपनी पार्टी पे आरटीआई नहीं डालते कि हमारी पार्टी ने कितना काम कर दिया, कितने लोगों को नोटबंदी से क्या फायदे हुए, क्या नुकसान। उसके नाम पे क्यों नहीं वोट मांगते हैं? क्यों भाई साहब? संजीव जी, आप नोटबंदी के नाम पे आप लोगों को वोट मैंने मांगते हुए देखा नहीं अभी तक, ना मैंने आपको जीएसटी के नाम पे वोट मांगते हुए देखा आपकी किसी पार्टी को, ना मैंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 साल अच्छे काम करे उसके बाद तो मांगा। युवा मुख्यमंत्री जो 4 महीने आया उसकी तो आप पूरी प्रशंसा करने लग गए। इससे पहले के सारे बेकार थे आपके नेता जितने लोग हैं, और अब जो है आप जो आपके अध्यक्ष है उसके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। इससे पहले भी आपके अध्यक्ष थे बंशीधर भगत जी, वो उल्टे उल्टे बयान देने के लिए माहिर थे। ये लोग खुद इतने गलत बयान देते हैं, पूरे उत्तराखंड को शर्मसार करते हैं। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का एक ऑडियो वायरल हुआ था ना सर अभी बीच में, आकर के
अभी हाँ कोई किसी और पार्टी का कोई कर रहा होता तो इन्होंने वैसे अनुशासन गिना दिए होते पूरे। क्या क्या अनुशासन हुआ इनका बताइए मेरे को। अभी आप, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके चैनल पे मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्शन की डेट आने दीजिए, कहीं ये 8-10 सीटों से रह जाएंगे तो खरीद फूक कर रहे होंगे कहीं कांग्रेस वाले के वहाँ, कहीं जाके कर रहे होंगे निर्दलीय जो इनके बागी लोग हैं उनके वहां जा रहे होंगे। उस दिन अनुशासन इनका सब धरा का धरा रह जाएगा उस दिन, आप देखिएगा। क्या इन्होंने जिस टाइम सरकार नहीं थी इन्होंने कांग्रेस की तब गिराने में कोई कस नहीं छोड़ी। विजय जी ने, आपने देखा किस तरह से 9 विधायकों को लेकर बस में लेकर के घूम रहे थे जगह जगह, कैसे किस तरह से होटलों में छुपे घूम रहे थे। और आप देखना अभी तो कुछ नहीं, आपके हमारे इनके मुख्यमंत्री अनुशासन की बात कर रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री जी हमारे आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेजी ने इनको रंगे हाथ पकड़ा पैसे बांटते हुए और वहां पे साड़ियां बांटते हुए। अगर इन्होंने काम करा होता इनको सब चीजों की जरूरत नहीं होती। इनको टेंशन 60 पार का नारा दे रहे, किस मतलब कैसे इनके अंदर विश्वास आ जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। ये लोग इतना कॉन्फिडेंस कहां से ले आते हैं झूठ बोलने के लिए। इतना आप कौन सा नारा दे रहे हैं सर दीपक पांडे जी? हमारा कोई नारा नहीं है, हमने कभी नहीं कहा। आपने मेरी इतनी डिबेट देखूंगी, मैंने कहा हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम अपने कैंपेन चला रहे हैं, बिजली पानी शिक्षा साथ हम जनता के टैक्स का पैसा जनता को दे रहे हैं। हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता हमें इस बार मौका देगी तो ठीक, नहीं देगी तो हम अगली बार के लिए भी तैयार है। अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपना पांव रख चुकी है, अपने धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। जो हमसे कमियां हो रही हैं उसको भी सुधारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनकी तरह हम लोग उल्टे सुल्टे ना बयान दे रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं हमारा 60 का पारा है, ना हम ये कह रहे हैं हम हार रहे हैं। हमारे चाहे 5 सीटें आए, चाहे हमारे कहते हैं 60-70 सीटें आए, 60 आए, 50 आए, 10 आए, 40 आए, हमें भी नहीं पता। जनता का काम है मत देना, हमारा काम है उनके लिए काम करना। हमारा ये नहीं उठपटांग बयानबाजी करना। अगर हमसे कोई कमी पैसी रह गई होगी हम अगली बार को और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे और अगली बार जनता के बीच में अपने आप को मजबूत रखने का काम करेंगे। लेकिन इनकी तरह उठपटांग बयानबाजी नहीं करेंगे कि कांग्रेस ने ये कह दिया कि बीजेपी ने वो कह दिया। ऐसा रोते हैं जैसे बच्चे खिलौने के लिए रोते हैं कि सत्ता को इस तरह से हथियाना चाहते हैं इनके। और इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी इनका अभी तक सुख खत्म नहीं हुआ, सत्ता सुख कहीं ना कहीं काम इनको वर्मा जी आवाज मिल रही है? संजीव जी, संजीव वर्मा जी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? संजीव जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सूरज जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, तो सूरज सिंह नेगी जी अब ये बताइए कि जो बात अभी दीपक पांडे जी कह रहे थे कि दोनों ही पार्टियां तू मैं तो करती हैं लेकिन विकास की राजनीति दोनों में से ही कोई नहीं करना चाहता। और ये अभी बीच में देखने को भी आया कि मतदान होने के बाद घोषणा पत्र का ऑपरेशन शुरू हो गया था आपके यहाँ पर। गैस सिलेंडर के दामों को लेकर ये अलग अलग बयान आ रहे थे सामने। नहीं देखिए पल्लवी जी, जहाँ तक विकास की बात है तो कांग्रेस का इतिहास रहा है विकास करने का। आज तक देश में जो कुछ भी विकास हुआ है वो कांग्रेस के सरकारों ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी तो केवल जो हमने इतने सालों में बनाया उसको बेचने का काम कर रही है और उसका इसके अलावा और कोई काम नहीं है। रही बात जो आज की परिस्थितियां हैं उत्तराखंड में, तो कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में वादे किए हैं निश्चित तौर पर एक एक वायदा उनमें से जो है पूरा किया जाएगा, कहीं कोई शंका उसमें नहीं होनी चाहिए। और आज उत्तराखंड में हो या देश में हो, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और महंगाई से लोगों को निजात मिलनी जरूरी है। बेरोजगारी है, 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात कर रहे थे, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर 4.5 करोड़ रोजगार केवल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दिए हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। अरे आप वर्मा जी आपके ये अपने आंकड़े हैं, तो वहाँ बेरोजगार जो है इस देश में बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। आप छोटे आंकड़े दे रहे हैं, मैं वास्तविक आंकड़े दे रहा हूं। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में चले गए, उत्तराखंड में आप विकास आपको विनाश दिखाई देता है। वर्मा जी आप जो है उत्तराखंड से चलते चलते पूरे पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हैं। आप ये बताइए ना कि उत्तराखंड में 5 सालों में, अरे सुन तो लो आप नहीं तो देश के आप उत्तराखंड में तो बताइए ना। पहले देखो हम तो पूरे ओवरऑल देश की बात करेंगे तो पूरे देश में नौकरी नहीं है। मैं तो केवल उत्तर प्रदेश तक पहुँचा हूँ, आप तो नहीं तो आप उत्तराखंड की पहले बता दो ना। आप उत्तराखंड की पहले बता दो कि कितने रोजगार 5 सालों में आपने उत्तराखंड में दिए। उत्तराखंड बेरोजगारी में देश के सर्वोच्च नंबर 1 पर पहुंचने वाला है। आप ये देखिए ना कि 5 साल में नौकरियों पे हमारी भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। 24 लाख। आप वर्मा जी आपने तो करेक्ट करिए कि
भैया 24,000 आपने मैंने कहा 5 साल में आप ये बताइए ना, हमने रोजगार दिया है। आप वर्मा जी आप ये बताइए कि आपने 4.5 साल 4.5 साल तक तो युवाओं का जो है शोषण भैया किया। हमने 8 लाख रोजगार के माध्यम से हमने रोजगार दिए। हमारी सरकारों में हमारी 5 साल की भैया कर दीजिए ना, अरे उसको श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, बताइए लोगों को कि कौन कौन वो लोग हैं। अभी सूरज जी अभी श्वेत पत्र जारी करने का क्या फायदा सर, आप बताइए, श्वेत पत्र अभी जारी करने का क्या फायदा? 3 दिन अपनी गैस को बुक कराने के लिए दिहाड़ी छोड़ के लाइनों में लगना पड़ता था और 1500 रुपए का सिलेंडर ब्लैक में खरीदना पड़ता था। आज हम जैसे बुक करते हैं 2 घंटे के अंदर गैस का सिलेंडर हमारे पहुँचता है। कितने रुपए में सर, ये भी बताएं वर्मा जी। 2 घंटे में जो सिलेंडर आ रहा है कितने रुपए में आ रहा है वो तो बताएं। योजना के माध्यम से पूरी अब नहीं बताएंगे, गैस दी गई है, वो नहीं बताएंगे कि कितने में आ रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर जो है 1950 रुपए का हो गया है। अरे क्यों झूठ बोलते हो यार, अब मेरे भाई सूरज सिंह जी क्यों झूठ बोलते हो? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। 920 रुपए का सिलेंडर है, 920 रुपए का सिलेंडर है, आप उसको 1000 रुपए से ऊपर का बोलते हैं। कम से कम अरे मेरे भाई सारी जनता को मालूम है, उस बात पे तो झूठ मत बोलो। हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, कहाँ से दोगे? आपकी 5 राज्यों में सरकारें हैं, आपने उन राज्यों में 500 रुपए का सिलेंडर दिया, उन लोगों का कोई क्या वो लोग स्वयं करके क्या? आप उत्तराखंड की जनता से वादा किया है, उत्तराखंड के देंगे। जहाँ आप लोगों की सरकारें हैं वहाँ पे 500 रुपए का सिलेंडर आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? पहले मेरी इस बात का जवाब दीजिएगा आप उत्तराखंड में देंगे ना? यहाँ पर आपकी सरकार है नहीं, सरकार में दोबारा आप लोगों ने आना नहीं, तो झूठ तो फिर आपको चिंता किस बात की हो रही है? जितना चाहे आपको चिंता किस बात की हो रही है? जितना चाहे आप लोग झूठ बोल सकते हैं। विकास आपने कभी किया नहीं। अरे भैया विकास आपको देखना आता नहीं। अरे आज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उत्तराखंड में पिछले 5 वर्ष फिर तो बात ही खत्म हो गई ना सर। संजीव वर्मा जी सुनिए सर, एक बात सुनिए, फिर तो बहस का विषय ही खत्म हो गया सर। फिर तो आपके नेताओं को भी ये बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जो भी बयानबाजी हुई। इतना काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो फिर किस भीतरघात का डर, किस मदन कौशिक से डर, किस कांग्रेस पार्टी से डर सर? फिर तो आप विश्वास रखिए जनता पर। पल्लवी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और हम काम के बूते पर ही जनता के बीच गए हैं और जनता ने हमको काम के बूते पर ही वो अपना पूरा आशीर्वाद देने का काम किया है। और बस फिर तो आपके नेताओं को समझाइए कि ये इस तरीके की बातें करने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें डरना ही नहीं चाहिए मदन कौशिक से या कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। जी सर, जब इतना काम कर ही लिया है तो आपके प्रत्याशी इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? उन्हें डरने की कहाँ जरूरत आन पड़ी है? पल्लवी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुटता के साथ चुनाव लड़ी है, हमको डरने की आवश्यकता नहीं। डर तो कांग्रेस को सता रहा है, जब ही ये बार बार कभी ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी कांग्रेस की बात छोड़िए, अपनी बात करिए, अपने विधायकों का। अरे वर्मा जी, अपने विधायकों का दूर करिए, अपने नेताओं का दूर करिए, कांग्रेस की बात छोड़िए। प्रीतम सिंह जी ये हरीश रावत जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हमने कभी नहीं लगा, लगातार ये तो आपके द्वारा लगाया जा रहा है, हमने कोई आरोप नहीं लगाया। और इस तरह बयानबाजी आप लोग कर रहे हैं, इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी दूर से दूर तक भी कहीं भी सत्ता में नहीं आ रही है। आप लोग जबरदस्त तरीके से हार रहे हैं और अपनी हार की खिसियाहट मिटाने के लिए इस तरह की गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जनता को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जनता को क्या भ्रमित करना सर? आप तो मतदान हो गए, अब वो भ्रमित करें कुछ भी करें उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? अब तो मतपेटियों में बंद हो गई है सबकी किस्मतें, तो अब इन आरोपों का क्या फायदा, ये बताइए जरा। एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। This program is co-sponsored by रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। सूरज सिंह नेगी जी, इतना होमवर्क आप करके नहीं बैठते होंगे जितना कांग्रेस पार्टी के बारे में संजीव वर्मा जी करके बैठते हैं। देखिए पल्लवी जी, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ में देख के दूसरों के घर में झांका झांकी करने का काम करती है। अब इनके विधायकों को अगर डर सता रहा है तो उस डर को दूर करने के बजाय कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप करने ये चल पड़ते हैं। तो ये इनको समझ लेना चाहिए अच्छी तरीके से कि कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप करने से आपका जो है भला होने वाला नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपने विधायकों का डर दूर करिए और उनका डर क्यों है और उनपे इनको कार्रवाई करनी चाहिए, किनकी वजह से उनको डर हुआ है। तो ये इनको इस तरीके से समझना चाहिए। सूरज सिंह जी, आपको अपने हरीश रावत जी का डर दूर करना चाहिए सबसे पहले। चलिए सर, एक बार उनकी बात को बैठे हैं रंजीत रावत जी। उन्होंने कहा कि रंजीत रावत मेरे को चुनाव हरा रहे हैं। उधर रंजीत रावत जी कह रहे हैं कि मेरी खेती उजाड़ने हरीश रावत आ गए। मैंने पूरे 5 साल रामनगर से तैयारी करी और मेरे को लास्ट मोमेंट पे उठाकर सल्ट में फेंक दिया। तो अंतर कलह तो आपके यहाँ है, डर आपके यहाँ है। हमारे पास कोई डर है ही नहीं। हमारे यहाँ कहीं कोई ऐसा वो नहीं आया। और चुनाव के बाद न रंजीत रावत जी ने कुछ कहा है। रंजीत रावत जी भी चुनाव जीत रहे हैं और हरीश रावत जी भी चुनाव जीत रहे हैं हमारे यहाँ। मैंने कहा ना कि उन विधायकों का डर दूर करिए। संजय जी, गहतोड़ी जी, बिशन सिंह चुफाल जी का, चीमा जी, आप अपने जो है तमाम केदार सिंह रावत जी का, इनका आप डर दूर कराइए और इनकी जो समस्या है बताइए, उसका समाधान करिए। कांग्रेस की तरफ कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा। आपकी भलाई इसी में है कि आप अपनी पार्टी के अंदर देखिए, डर है तो कांग्रेस अनुशासित पार्टी का होने वाली के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए वो कभी पोस्टल बैलेट की बात करते हैं, कभी ईवीएम की बात करते हैं, कभी निश्चित तौर पर करेंगे क्योंकि आप सत्ता का दुरुपयोग करें। नहीं तो आप ये बता दीजिए कि आपके मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ है खूब। आपने अगर नहीं देखा होगा तो मैं भेज दूंगा आपको। मुख्यमंत्री जी नोट बांट रहे लिफाफे के अंदर। तो ये क्या मतलब विकास पुरुष और युवा मुख्यमंत्री यही चरित्र है? नहीं, यही चरित्र है युवा मुख्यमंत्री का कि नोट बांट के। अब जब आपने 5 सालों में कुछ नहीं किया। मालूम है कि आपका सोशल मीडिया फोटो एडिट करने में बिल्कुल हमारा सोशल मीडिया चुनाव भर में वीडियो एडिटिंग करके पूरी दुनिया जान रही है, पूरा देश जान रहा है कि आपका सोशल मीडिया क्या क्या फैलाता है, आपका सोशल मीडिया क्या क्या फैला रहा है, ये सारी दुनिया जान रही है। उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने अभी तो सरकार बनी नहीं, सरकार बनाने का दूर दूर तक कोई अंदेशा भी है नहीं कांग्रेस का। और उन्होंने कांग्रेस के लिए पहले से ही एक लाइसेंसिंग भी आरंभ कर दी। उनका वीडियो एक वायरल हुआ था जिसमें वो साफ बोलते हुए दिखाई दिए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं आपको एक खनन का पट्टा दिला दूंगा। उसके लिए वो 1 करोड़ रुपए की डील कर रहे हैं और जिसके लिए वो पैसे पकड़ते हुए दिखाई दिए।
आप लोगों का तो ये स्तर है, आप लोगों ने तो शुरू से एक भ्रष्टाचार के में आकंठ डूबी कांग्रेस, भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। आप लोगों की तो इसी और भ्रष्टाचार से ही होता है। नहीं संजीव जी, जो मुख्यमंत्री कार्यालय से खनन का ट्रक छुड़ाने के लिए चिट्ठी लिखी जाती है, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने लिखी क्या? और फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर 1 महीने में उसको बहाल भी कर दिया जाता है। तो अवैध खनन का मामला हो, शराब का मामला हो, ये सब आप ही के मुख्यमंत्री की, युवा मुख्यमंत्री की देन है इस प्रदेश को। अब ऐसे युवा मुख्यमंत्री को अगर आप आगे करेंगे, ये शराब और खनन के कारोबार में संलिप्त हो और इस प्रकार से इनका काम होता हो, तो चलिए ठीक है सर, ठीक है। ये तू मैं का कोई फायदा भी तो नजर नहीं आ रहा है ना, एक एक करके हम दोनों बात करना नहीं चाह रहे हैं, मैं तो शुरू से बीच में बोल रहे। दीपक पांडे जी, एक बात बताइए, क्या कहेंगे आप ऐसे बयानवीरों के लिए? इसी तरह ये अपने काम नहीं गिनाएंगे। अब इनको लग रहा है कि वीडियो एडिटिंग हुई है, जो कहते हैं इनके मुख्यमंत्री जो पैसे बांट रहे हैं वो वीडियो एडिटिंग हो गई है। मतलब इनको पता नहीं, एक तो भक्त मैंने सुना है, एक अंधभक्त, शिरोमणि भक्त है, बिल्कुल मैं तो इनको भक्ति कहूंगा बिल्कुल। ये अपनी चीज गलत चीज को भी गलत नहीं कह पा रहे हैं। इनको बताइए, ये अपने तो भविष्य खराब कर ही करते हैं, ये हमारे उत्तराखंड के साथ साथ अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं ऐसे लोग। पता नहीं कैसे इनको शर्म आ रही, और कितनी बेशर्मी से ये लोग कह देते हैं कि हाँ वो वीडियो एडिटिंग है, जब इनको दिख रहा है कि इनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि जनता तुम्हारे पास नहीं आ रही है करके। अभी चुप नहीं होंगे, देखना शुरू हो गए, ये बात करने देंगे किसी को, ये पूरी डिबेट खराब करते हैं। अपनी बात इनको पता नहीं क्या कहनी है और दूसरों को बात करनी देनी है, इन्होंने कसम खा रही है। क्योंकि वही इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वही अब इनकी मैंने देख रहा हूँ जो डिबेट जो इन्होंने टीम बना रखी है, डिबेटों में भी यही हाल होता है। अपनी गलतियां नहीं मानती, बस एक ये लोग हैं सारे राज्य में जितने भी। लेकिन जो भीतरघात के आरोप लग रहे हैं दीपक पांडे जी, क्या इन आरोपों से इनकार किया जा सकता है, या कहीं ना कहीं इन आरोपों में कोई ना कोई सच्चाई है? मैं देख कुछ एक जगह हो सकता है, ये मैं नहीं कहूंगा कि देखिए इस टाइम इनके भी जो लोग, जो विधायक, जो पूर्व विधायक थे, जो अब हारने की कगार है, तो उस किसके ऊपर ठिकरा फोड़ा जाए, किसी न किसी जिससे मन मुटाव है इसलिए उसकी तरफ ठिकरा फोड़ दे रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि जिस टाइम टिकट बटे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों की मेहन भूमिका रही है, और इन लोगों की जो है कहीं ना कहीं, एक तो इन लोगों ये नहीं अंदर से इनको सुहारा है कि एक कम उम्र का व्यक्ति जो है, जो एक 2 विधायक केवल जीता है, दो बार विधानसभा में आया है और बहुत कम वोटों से जीता है, यानी जो बात करें पुष्कर सिंह धामी जी की, वो इनके सर के ऊपर बैठ गए कहीं ना कहीं मुकुट बन के, और वो इनके मुखिया बन गए। और जो लोग बड़ी बड़ी विधानसभाओं से, खटीमा जो कि सबसे छोटी किनारे की विधानसभा थी, बड़ी बड़ी जो विधानसभाएं, बड़े बड़े किलों से जो लोग निकल के आए वो दरकिनार हो गए। इससे ये पच रहा है कहीं ना कहीं एक। और मैं ये बता रहा हूँ, जब परिवार खूब बड़ा बनता है, बड़ा होता है, तब कहीं ना कहीं ये अपनी ही वजह से कहीं ना कहीं दब रहे हैं कि जितना बड़ा परिवार है उतनी ही इनकी चीटाकस्ती है, उतनी तू मैं है। ये इनके पहले से चला रहा है, नितिन की से तब भी वही हाल था, पर आज ये लोग हैं तब भी हैं। तो खंडूरी जी के लिए भी इन लोगों ने यही काम करे उस समय। खंडूरी जी है जरूरी के नारे लगाए, उन्हीं को हरा दिया इन लोगों ने। आज मैं आपको एक चीज और आपकी डिबेट में साफ क्लियर कर दूं कि चाहे धामी जी हारे या जीते, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, क्योंकि पूर्ण बहुमत ना बीजेपी के पास आने वाला है ना कांग्रेस के पास आने वाला है। हाँ, ये वो करके कुछ कर ले तो अलग बात, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हमें पार्टी कितने देगी वो अलग चीज है, लेकिन पूर्ण बहुमत इनके पास भी, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से डिबेट में। लेकिन ये आप देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डिबेट में हम जनता से बात कर रहे हैं, वो लगे पता नहीं कौन सा नशा करके लोग। अरे सर, तो वो तो खुद ही मान रहे हैं कि अगर हमें इस बार कोई अच्छा मैंडेट नहीं भी मिला तो हम जनादेश मानकर सर पर धारण करेंगे, लेकिन अब उनकी पार्टी आ गई है तो फिर वो अपनी जड़ें मजबूत करने का काम करेंगे अगले 5 साल के लिए। मेरी बात करें, जिस तरह से इन लोगों ने झूठी गारंटियां बांटने का काम किया, अब ये पता नहीं कौन सा नशा करके आ गया, ये बोलेंगे उत्तराखंड की जनता, क्या दिल्ली में काम नहीं हो रहा है उन गारंटियों पे? यहाँ की जनता समझती है कि इनसे इतना हल्का नशा क्यों करते हैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री? धीरे धीरे लोग इनको पूरी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। हमारा कद बढ़ रहा है, आप अपनी सीटें देखिए, 57 साहब कहाँ आने वाले हैं। ये तरीका है झूठी गारंटी बांटने वाला। संजय जी, आप फिर शुरू हो गए, टेप रिकॉर्डर की तरह आप कैसे बच जाती है? नहीं है, और अपने आला अधिकारी को आप खुद कीजिएगा, अपने उनको आप खुद कीजिएगा, ये बातें कह के हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम काम करने आए हैं यहाँ पे जनता के बीच में।
और एक दिन आपको दावे के साथ मैं कहता हूँ, एक दिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जरूर अपने जड़ें जमाएगी और जनता के बीच में सूरज सिंह नेगी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो अभी रिजल्ट आने से पहले ही घमासान मचा हुआ है, लेकिन क्या इस तरह का अंदेशा है कि जब रिजल्ट आ जाएगा तो कांग्रेस पार्टी में घमासान शुरू हो जाएगा मुख्यमंत्री को लेकर? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में कोई घमासान नहीं है और हमने पहले भी कहा कि हमारा हाईकमान और हमारा विधायक दल तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। कौन होंगे? प्रीतम सिंह? नहीं, हमने कहा ना, पहले भी कहा है कि हमारे हाईकमान ने स्पष्ट किया है। अरे हमने पहले कहा है कि विधायक दल और हमारा हाईकमान मिलकर बड़ी बेचैनी हो रही कांग्रेस में कौन होगा, का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आने वाला है और हमारा विधायक दल और हमारा हाईकमान तय करेगा कि आपको बड़ी बेचैनी हो रही, हरीश रावत जी होंगे, ना नौमन तेल होगा न राधा नाटे की। कांग्रेस दूर से दूर तक सरकार दूसरों पे कटाक्ष करते करते आप खुद नीचे गिरते जा रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। एक बार कांग्रेस में भी आप लोग की लड़ाई है, 2 सीटें थी कांग्रेस के अंदर लड़ाई इस बात की है कि सबसे बड़ा कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ा नेता कौन होगा? प्रीतम सिंह बड़े नेता रहेंगे या हरीश रावत बड़े नेता रहेंगे? सारे बड़े नेता रहेंगे। जिस तरह से छोड़िए संजीव जी, अभी आप बीजेपी की चिंता कीजिए सर। अभी तो आपके बयानवीर ही आपकी इतनी मुश्किलें बढ़ाए हुए हैं। मदन कौशिक को कभी निशंक के पास जाना पड़ रहा है, कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास जाना पड़ रहा है। वो देखिए, फिर कांग्रेस पार्टी तो अपना घर संभाल ही लेगी। नहीं आए सरकार में तो ठीक, आ गए सरकार में तो फिर आगे वो देख लेंगे उन्हें क्या करना है। अभी आपके बयानवीरों को संभाल कर रखिए, वो ज्यादा जरूरी नजर आ रहा है। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अभी भी अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह कह दिया है कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई भीतरघात नहीं है, मीडिया के द्वारा इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं मजे लेने के लिए। खैर, अब देखने वाली बात रहेगी कि जिन भीतरघात के आरोपों से बीजेपी इस समय घिरी हुई है, क्या इन आरोपों पर पार्टी आला कमान के द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।